हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 2 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं आज, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। इसके अलावा अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। शुरुआत करेंगे अपने वन लाइनर रिवीजन से, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इस बार की थीम थी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। इसके अलावा 2024-25 में हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने या सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के मामले में भारत रहा है 5वें स्थान पर। पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। और अमेरिका ने अभी स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को विशेष निगरानी सूची में भारत को रखा है। इसके अलावा आलोक जोशी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, तो इसके ये नए प्रमुख होंगे। इसके अलावा दोस्तों, त्रिपुरा में एक लैंग्वेज है कुक बरोक लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए डिमांड उठी है। तो ये बात याद रखना, त्रिपुरा की ये लैंग्वेज है। मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन, इसमें अभी हाल ही में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। बिहार की ये दोनों इवेंट्स हुए थे बिहार में। स्टारलिंक प्रोजेक्ट जैसे स्पेसएक्स का है सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला, ठीक उसी तर्ज पर अमेजन भी अपना एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला प्रोजेक्ट शुरू किया है। नाम है प्रोजेक्ट कुइपर, और इसके तहत पहली सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी गई है। इसके अलावा अफ्रीकी स्वाइन फीवर ये तेजी से फैल रहा है मिजोरम में, और अब तक 3000 से ज्यादा सुअरों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपदा की पूर्व सूचना के लिए अभी एक ऐप को प्रमोट किया, नाम है सचेत। साजी एन करुण, इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर थे। तो ये थे साथियों लास्ट डे के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस, टॉप 11 क्वेश्चंस जिनका आपने रिवीजन किया। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक जरूरी बात, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अपने जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको जीएस सफलता 4.0 बैच लॉन्च करूंगा, है ना, आपके लिए। तो ये अब आज से लॉन्च हो गया है। जितने भी स्टूडेंट एनरोलमेंट करना चाहते हैं, वो आज बेहतर मौका है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा हर एक ई बुक वगैरह पर भी आज डिस्काउंट दिया गया है, और बाकी वीडियो कोर्सेज पर भी। तो जो भी आपको पसंद आए एमजेटी ऐप पर जाकर के उसको आप परचेज कर सकते हैं। जीएस सफलता 4.0 के तहत आप सभी को कवर कर सकते हो। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर आपको लेना है एमजेटी ऐप पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई को निम्न में से कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया राज्य का? तो 1 मई को साथियों गुजरात और महाराष्ट्र का, मुंबई का नहीं, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में 1 मई 1960 को ना बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, बॉम्बे प्रोविंस, उसको 2 भागों में तोड़ा गया भाषाई आधार पर, है ना। तो वो 2 भाग जब टूटे तो वो महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में आए। तो इसीलिए 1 मई 1960 की उस दिन की याद में दोनों ही राज्य अपना 1 मई को मनाते हैं राज्य का स्थापना दिवस। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य स्थापना दिवस 1 मई याद रखना, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ओके, तो 2025 में दोनों लोग अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, दोनों राज्य। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा है उत्तर प्रदेश। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी साथियों। जिस दिन जातिगत आधारित जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ, मैंने आपको वीडियो दी, तो उसी वीडियो में मैंने बताया था कि एक और घोषणा हुआ था कि 2 राज्यों को जोड़ने वाले ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जाति आधारित जनगणना के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो ये जो 2 राज्य जोड़ने वाले हैं इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत, एक्चुअली में ये 2 राज्य हैं मेघालय और असम। मेघालय और असम को देखिए यहाँ पर 22,864 करोड़ की लागत वाला कॉरिडोर बना करके कनेक्ट किया जाएगा, है ना, मेघालय टू असम। तो अब ये कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, इसको देखते हैं डिटेल में। तो साथियों 166.8 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होने वाला है, जिसके तहत ये 4 लेन एक कंट्रोल्ड हाईवे होगा, बनाया जाएगा। ये सिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना के नाम से जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर मेघालय और असम को ये कनेक्ट करेगा, तो आसपास के क्षेत्र भी इससे जुड़ेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे।
देखिए, जब दो राज्य को कनेक्ट करने के लिए कोई कॉरिडोर बनाया जाता है या कोई बड़ा हाईवे बनाया जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो उससे ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट तेजी से होता है। जब ट्रांसपोर्टेशन तेजी से होता है तो व्यापार बढ़ता है, कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार बढ़ता है। इससे बाय डिफॉल्ट ही, बाय प्रोडक्ट ही उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी ग्रोथ स्लो इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी तक वहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से हो रहा है डेवलपमेंट, लेकिन अगर उस स्तर पर हो जाएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों से ना ऐसी ऐसी एंटीक चीज़ें आएंगी जो कि मतलब वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती हैं। खैर, मेघालय और असम जुड़ेंगे इस प्रोजेक्ट से और NH6 कॉरिडोर ये रहेगा, इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी एशिया के टॉप 3 धनी परिवारों की लिस्ट में निम्न में से कौन सा परिवार शामिल नहीं है। एक्चुअली में अभी ब्लूमबर्ग ने एशिया के टॉप 20 परिवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें से टॉप 3 में कौन सा नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टॉप 20 में तो सबसे अमीर परिवार जो है वो अंबानी फैमिली है ना। एशिया में बात हो रही है यहाँ, क्योंकि एशिया की ये लिस्ट जारी की गई है। तो अंबानी फैमिली फर्स्ट पर है, टॉप पर है। सेकंड पर है चोरनोवेन परिवार, थर्ड पर है हाटोनो फैमिली और चौथे पर है मिस्री परिवार या मिस्री फैमिली। ये मिस्री और अंबानी ये तो इंडिया की ही है ना। अभी इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये बात रखो कौन सा शामिल नहीं है, तो ये मिस्री परिवार आप लगा देंगे। ये अंबानी फैमिली फर्स्ट पर है और ये सेकंड पर है और ये है थर्ड पोजीशन पर आपका, ये फोर्थ पर है। इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। टॉप 20 की अगर बात करें, टॉप 20 में 6 भारतीय फैमिलीज हैं, रिचेस्ट फैमिली। यहाँ सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट बात हो रही है। अमीर परिवारों का से मतलब क्या है? मतलब ये कि जैसे क्या होता है ना, जब अगर कोई बिलियनियर होता है, कोई अरबपति होता है, तो अपना तो खुद तो होता है, साथ साथ में अपने भाई, अपने बेटे, अपने मतलब अपने फैमिली में हर एक मेंबर को कोई ना कोई एक एक यूनिट पकड़ा देता है। चलो तुम इसके डायरेक्टर हो गए, तुम इसके, तुम इस संस्था के, तुम इस संस्था के। तो जब ओवरऑल संपत्ति मिलाई जाती है पूरी फैमिली की, तब देखा जाता है कितनी नेटवर्थ है इनकी, है ना। तो उस मामले में वो फैमिली आता है। तो ऐसे में पूरी फैमिली की अगर देखा जाए तो टॉप 20 फैमिलीज में भी अंबानी परिवार ही सबसे ऊपर है, $90 बिलियन की संपत्ति के साथ। और आप जानते हो मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट पर्सन तो है ही एशिया के। भारत के 6 परिवार शामिल हैं टॉप 20 में। कौन कौन है? अंबानी, मिस्री, जिंदल, बिरला, बजाज और हिंदुजा, है ना। इसमें अडानी फैमिली नहीं दिखी। चलिए अगला, केंद्र सरकार ने जातिगत आधारित जनगणना जारी करने की घोषणा की है। आजादी के बाद कौन सी बार जातिगत जनगणना जारी होगी? तो आजादी के बाद साथियों पहली बार होगा जब जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस जारी होगी, और ये अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी अगली जो जनगणना होगी वो कास्ट बेस्ड होने वाली है। अभी तक आज़ादी के बाद कभी भी कास्ट बेस्ड जनगणना नहीं हुई है। इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी, जिस दिन ये डिसीजन आया उसी दिन रात को। आप इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं कि जातिगत आधारित जनगणना जारी करने से क्या होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, दोनों ही मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। खैर, अभी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की बैठक हुई, एक समिति हुई, और जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स या CCPA के नाम से जाना जाता है, और उसी CCPA ने यह फैसला लिया। इस फैसले की घोषणा की है अश्वनी वैष्णव जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं। घोषणा करने के लिए इन्हीं को बुलाया जाता है ना। चाहे आपका 8वां वेतन आयोग की बात हो या ये UPS स्कीम हो पेंशन वाली, ये सब का अनाउंसमेंट यही आके करते हैं। खैर, भारत में जनगणना का इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पर। फिर उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के दौरान। नियमित जनगणना बोले तो मतलब ये कि इसके बाद ये कहा गया कि अब भैया नियमित तौर पर जनगणना की जाएगी। पहली बार तो किया गया कि चलो देखते हैं कितने हैं इंडिया में, कितने हैं चलो देखते हैं, तो ये हुआ। लेकिन फिर 1881 में कहा गया ना कि चलो अब देखते हैं, 8-9 साल बीत गए हैं, अब कितने हैं। तो जब फिर से देखा गया, फिर ये नियम ही बना दिया गया कि चलो अब हर 10 साल पर देखेंगे कितने लोग हैं इस देश में, है ना। फिर ये होता आया 10-10 साल के अंतराल पर, और ये रेगुलर रूप से चलते रहे। फिर जा करके 1947 में आज़ादी मिली, तो उसके बाद आज़ादी के बाद पूछा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताओ आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो आपको ये रिदम याद रखना है 81 वाला, है ना, कि हमेशा आपको जो भी दशक होगा उसका पहला ही वर्ष होगा इसका जनगणना का।
तो ये तब तक लेकर आइए। तो यानी कि आज़ादी मिली 47 को, तो अगली जनगणना कब होगी? 51 वाले में होगी, क्योंकि लास्ट वाली 41 में हुई होगी। तो 51, 41, इसके बाद फिर आगे 61, ऐसे ऐसे करते ही आएंगे। तो सब रिदम से चल रहा था, सब कुछ ठीक रहा था। लेकिन आ गया कोरोना, है ना, कोरोना, क्योंकि लास्ट वाली हुई 2011 में, ऐसे चलता आ रहा था 2001, 2011, 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 में आ गया कोरोना, और इस वजह से 2021 वाली जनगणना हो नहीं पाई, टाल दी गई। फिर जनगणना पर पॉलिटिक्स में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए जब टाला गया तो उसके बाद फिर जस्ट जब कराना था, कोरोना वगैरह चला गया, जब कराना था तब आ गया चुनाव, और चुनाव के टाइम पर फिर सरकार ने कराया नहीं, और डिले होता गया, चुनाव भी बीत गया, 1 साल और बीत गए। तो अब यहाँ सरकार ने फैसला लिया है कि चलो अब हम कराएंगे जनगणना। अच्छा, इसी बीच में जाति आधारित जनगणना की मांग उठाने लगा विपक्ष कि जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए, और इसी बात को लेकर के अब जब यहाँ पर और पक्ष, सत्ता पक्ष जो है, जो इस बात का विरोध कर रहा था, अब यहाँ सत्ता पक्ष ने पलटी मार लिया है। विपक्ष का कहना है कि हमने अपनी बात मनवा ली है, सत्ता पक्ष ने कहा है कि हमने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है ना। खैर, दिक्कत तो होती भाई आईटी सेल वालों को, बेचारों को, जो लड़ते हैं इसको लेकर के, और अब किस मुद्दे पर लड़ेंगे, जो पहले इसी का वो करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा प्रो मत हुआ करो। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने चुनौतियां मुझे पसंद है नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक किससे संबंधित है? तो चुनौतियां मुझे पसंद है, ये पुस्तक जो है लॉन्च की गई है, और ये पुस्तक आनंदीबेन पटेल जी पर आधारित है। ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश की महामहिम है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं 2 बार से। तो इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है चुनौतियां मुझे पसंद है, और इसका विमोचन किया उपराष्ट्रपति जी ने, है ना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका विमोचन किया है पुस्तक का, लखनऊ में भी विमोचन किया गया है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको, जीएस सफलता 4.0 बैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। साथियों, जीएस का इसमें कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाता है, चाहे आप इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, राज्य व्यवस्था, और वो भी जीरो से, बिल्कुल बेसिक से लेकर एक अच्छे लेवल तक। मतलब आप वनडे एग्जाम का, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो ना, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि आरओ एग्जाम में भी आपको हु बहु क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इस बैच को ले सकते हो, क्योंकि जीएस सफलता की ये चौथा संस्करण है। जीएस सफलता 1 आया था 2021 में, तब से मैं लॉन्च कर रहा हूँ, और हर साल कुछ नया एडवांसमेंट के साथ आता हूँ। इस बार जीएस सफलता 4.0 बैच जो है, इसमें और ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और एडवांस तरीके से क्लासेस मिलने वाली हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये बैच। 12 महीनों की वैलिडिटी के साथ आता है, साल भर में केवल एक ही बैच आता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया 2021 में आया था पहला। तो ये चौथा संस्करण है। सारे इसमें सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, इसके अलावा ई बुक भी आपको फ्री में मिलेगा एक्सेस, आप ई बुक भी रीड कर सकते हो। और देखिए, इस बार अभी तो ये प्राइस 499 में है आज के लिए, बर्थडे ऑफर पर, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, और नहीं तो कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा, फिर 1499 हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कहाँ पर लोगे आप? एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, उसके बाद वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के इसे आप परचेज करना, ठीक है। अगला, डिटेल पीडीएफ होती है, डिटेल क्लास नोट्स होती है, ये सब तो मिलता ही है, डिटेल क्लास वीडियो भी मिलती है आपको। भारत सरकार ने किस देश से मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार को वापस प्राप्त किया? तो भारत सरकार, या कहें कि महाराष्ट्र सरकार, खास करके महाराष्ट्र सरकार ने ना, लंदन में नीलामी चल रही थी मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार की, उस नीलामी में पार्टिसिपेट करके जाकर उस तलवार को खरीद लिया है ना। तो यानी कि एक कानूनी तरीके से उनको वापस ले आया है। तो इंग्लैंड में ये चल रहा था, इंग्लैंड के राजधानी लंदन में ये ऑक्शन चल रहा था, और उसमें जाकर महाराष्ट्र सरकार ने ये खरीदा हुआ है। आप देखो यहाँ पर, ए स्वॉर्ड रिटर्न्स, ए लेगेसी रिवाइव्ड। तो एक लेगेसी थी, अपनी मराठा योद्धा थे रघुजी भोसले प्रथम, उनकी तलवार थी, और जानते हो जो भी इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, ये सब चीज़ें चुरा चुरा करके ले गए थे, और अब वो चीज़ें राजाओं महाराजाओं की जो चुरा कर ले गए थे, अब उनको एक मतलब स्पेशल तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, जान रहे हैं कि लोगों का सेंटीमेंट उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको प्रेजेंट कर करके ना बेच रहे हैं, है ना। 47.15 लाख में ये तलवार बिकी है, केवल एक तलवार, है ना। तो ये तलवार खरीद लिया है महाराष्ट्र सरकार ने, और इस तलवार को, क्योंकि अब ये इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछा जाएगा ये तलवार किस शैली में बनाया गया है, तो याद रखना फिरंगी शैली में बनाया गया है, गोल्ड प्लेटेड है ये। इसके अलावा ये श्रीमंत रघुजी भोसले सेना साहेब सुबाह फिरंग, ये उस पर स्लोगन लिखा हुआ है, जिसे शिलालेख कह सकते हैं, देवनागरी लैंग्वेज में लिखा है, श्रीमंत रघुजी भोसले सेना साहब सुबाह फिरंग, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, तलवार आपको ये दिख जाएगी, कुछ इस प्रकार से ये तलवार थी। अगला,
पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कितने पदक जीते? तो पहली बार हुआ एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 का टूर्नामेंट एशियाई मुक्केबाजी का। तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी दल ने जीते हैं टोटल 43 मेडल, 43 मेडल एक साथ ही हुआ, बैक टू बैक दोनों, अंडर 15 का भी अंडर 17 का भी। टोटल पदक की बात करें तो 15 गोल्ड आए मिला करके, 6 सिल्वर आए और 22 ब्रॉन्ज मेडल आए। भारत लेकिन दूसरे स्थान पर रहा, पहले स्थान पर कजाकिस्तान रहा था मेडल टेबल में टॉप पर। अगला कुछ बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस टोटल मेडल की संख्या पूछी जा सकती है क्योंकि पहली बार हुआ है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस समय इंडिया पाकिस्तान की टेंशन ये बढ़ी हुई है। ऐसे में नए उप प्रमुख मिले हैं भारतीय वायुसेना को। नए उप प्रमुख बनाए गए हैं साथियों एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो हैं ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद ग्रहण किए हुए हैं। ये आए हुए हैं एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर की जगह पर, जो अभी 30 अप्रैल को अपना कार्यकाल पूरा किए हैं, है ना। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग ना आजकल ना पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत अफवाहें फैला रहे हैं। मतलब 3-3 साल 4-4 साल पुरानी वीडियो उठा उठा करके लाकर पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी तैयारियां चल रही हैं, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो इन सबसे हम सबको बचना है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर इंडिया में के खिलाफ अफवाहें फैलाना, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैलाना, वो लोग वहाँ पर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ऐसे लिख रहे हैं अरे वहाँ के पर तो इंडिया दबाव में है अपने अधिकारियों पर, वहाँ पर लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, जबकि उल्टा हुआ है। वहाँ के आर्मी वगैरह जो हैं वो लोग इस्तीफा दे दे करके भाग रहे हैं, सेटल हो रहे हैं बाहर। यहाँ पर तो ये देखो 30 अप्रैल को अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर हुए हैं, तब इनको नियुक्ति की गई है ना। तो इसीलिए अफवाहों में आपको नहीं पड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय सेना बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान के आगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए और भरोसा रखना है सही टाइमिंग देख करके। सबसे बढ़िया मज़ा तो आता है ना जब एकदम परेशान कर दो उनको, ये लगे कि हाँ अब मारेंगे अब मारेंगे। रोज़ 2-2 बजे रात को आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, अगले 24 घंटों में अटैक करेगा। मैंने वीडियो बना करके दिखाई थी ना वो वीडियो उनकी, उनके सूचना मंत्री के, कि इंडिया बस 24 घंटों में करने वाला है, 25 घंटों में, 26 घंटों में करने वाला है। इसके लिए वो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सब कुछ ला करके बॉर्डर पर रख लिए हैं। बॉर्डर पर इतनी भारी मात्रा में सैन्य सुविधाएं सब कुछ लाना, उसके बाद उनको वहाँ पर रखना एक बहुत खर्च वाला काम होता है। तो सही मूव इस समय बहुत बढ़िया यही है कि उनको ला करके 5-7 दिन तक झुरवाओ वहीं पर धूप में, है ना कि सुखाओ तुम राजस्थान के उस पे धरती पर। उसके बाद इंतजार करो कि कब अटैक करेगा, और जो पहला अटैक करेगा वही वो होगा। क्योंकि भारत ने अभी साफ तौर पर कहा नहीं कि भी बार कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। भारत ने यही कहा हम आतंकवादियों पर अटैक करेंगे। ये खुद ही अपने आप को आतंकवादी मान करके आकर सेना पर खड़े हो गए हैं बॉर्डर पर, है ना, अपने आप को खुद ही आतंकवादी समझ रहे हैं। तो ये इनके पास दिक्कत ये है कि नब्बी है कि ये खुद से पहले अटैक कर नहीं सकते। और भारत के पास बढ़िया बेनिफिट्स क्या है कि ये इसमें आक्रमण युद्ध में क्या होता है ना, फर्स्ट मूव एडवांटेज होता है। तो फर्स्ट मूव एडवांटेज इस समय भारत के पास है कि मतलब कि हमारे अपने पास कारण है, अपने पास तरीका है, चाहे जब हम कर सकते हैं, लेकिन चाहे जब कर सकते हैं, मतलब चाहे हम अभी करें, चाहे कल करें, चाहे परसों करें, जब भी करेंगे हम पहले कर सकते हैं। अगर तुम गलती से कर दिए तब फिर तुम्हारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी वैसे ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक तो तुम्हारी गलती है और दूसरा तुम पहले से अटैक कर दिए, तो डबल गलती कर दिए, तब तो तुम खत्म ही हो। तो इसीलिए अब उनको ला करके और परेशान किया जा रहा है कि लाओ भाई आओ, खड़े हो गए ना, इंतजार करो, इंतजार करो 2-4 दिन और खर्च करो पैसा, एक तो ऐसे ही पैसा नहीं है तुम्हारे पास, खूब खर्च करो वहाँ पर, और उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही झोंक दिया जाएगा, निपट जाओगे। ऑपरेशन हॉक के तहत सीबीआई ने वैश्विक बाल यौन शोषण नेटवर्क को नष्ट किया है, किस देश के नेतृत्व में किया है? तो साथियों अभी सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक में सपोर्ट दिखाया है, अमेरिका का ये ऑपरेशन हॉक था। ऑपरेशन हॉक के तहत ना एक्चुअली में एक बाल शोषण, वैश्विक बाल शोषण नेटवर्क एक था, उसके लिए यहाँ पर अमेरिका ने एक्शन लिया था, मतलब इसको नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऐसा नेटवर्क था जो बाल शोषण किया करता था और बच्चियों को अगवा करता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। तो इसके लिए ऑपरेशन हॉक चलाया था अमेरिका ने। अब अमेरिका ने एक केस मंगलुरु कर्नाटका का पाया और इसलिए भारत से सीबीआई की मदद ली। तो भारत की सीबीआई ने अमेरिका की हेल्प करी हुई है इस ऑपरेशन हॉक में, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हॉक याद रखना, नाम इसका पूछा जा सकता है।
तो 2024 के दौरान मंगलुरु के आरोपी ने यूएसए की एक नाबालिग लड़की का शोषण करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड का सहारा लिया था, है ना, डिस्कॉर्ड का। तो इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हॉक चलाया गया अमेरिका के द्वारा। चलाया अमेरिका ने, ये बात ध्यान रखना, सीबीआई ने मदद करी हुई है। अगला, चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में 4x100 मीटर रिले में कितने समय में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया? तो 4x100 मीटर की रिले रेस में अभी एक नया रिकॉर्ड बना है। 36 पॉइंट कहाँ गया, 38.69 में, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि पिछला वाला रिकॉर्ड जो था वो 38.89 सेकेंड में था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ये पिछला रिकॉर्ड था, ये पिछला रिकॉर्ड था, और ये अब का नया रिकॉर्ड बना है, अब नया रिकॉर्ड बना हुआ है। 4x100 मिले रेस, रिले रेस क्या होता है? देखो, रिले रेस ना आप देखे भी होंगे कभी कि कोई एक खिलाड़ी खड़ा हुआ है और पीछे से एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ आ रहा है, फिर उसको रिले पकड़ाता है, एक डंडा पकड़ाता है, फिर वो भागने लगता है ना, फिर वो आता है एक चक्कर लगा करके, एक दूसरा खिलाड़ी वहां तैयार खड़ा रहता है, उसको पकड़ाता है, फिर वो भागने लगता है। इसे रिले रेस कहते हैं, है ना। और अगर जब 4x100 है तो इसका मतलब 4 खिलाड़ी होंगे और 100 मीटर का एक एक राउंड लगाएंगे, है ना, और एक एक राउंड लगाएंगे, तो एक राउंड लगाएंगे, जैसे उनका पूरा होगा दूसरे पकड़ाएंगे, वो भागेगा, ऐसे ऐसे, तो यानी खिलाड़ी 4 होंगे। तो ये 4x100 मिले रेस है। अब इसमें 4 खिलाड़ी कौन कौन है जिन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहेन। इनकी टीम ने ये 4x100 मीटर, अभी ये अगर यही 2x100 मीटर होता, 2x100 मीटर होता तो यानी 2 खिलाड़ी होते, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। चंडीगढ़ में आयोजन हुआ था, 38.69 सेकंड का समय निकालकर इन्होंने ये रिले रेस पूरी करी। और पिछला रिकॉर्ड ना दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम में बना था 2010 में। अब सोचो 15 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड टूटा है, तो बड़ी बात है, ठीक है, 15 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। अगला, हाल ही में किसको उत्तरी सेना कमान का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो उत्तरी सेना कमान का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में प्रतीक शर्मा जी को, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इनको नियुक्त किया गया है। 15 महीने का कार्यकाल अभी पूरा किया है लेफ्टिनेंट जनरल एम बी सुचेंद्र कुमार ने, और उसके बाद फिर इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो कमांडर इन चीफ का पदभार मिला है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को। ये पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, पराक्रम, ऐसे अभियानों में हिस्सा ले चुके हैं। 30 से ज़्यादा सालों का इनके पास अनुभव है। क्लियर? तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और एक बार फिर से जीएस सफलता बैच ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग एमजेटी ऐप पर जाकर के। इसके अलावा लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें, कल मैंने आपसे पूछा था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत 2017 से हुई थी। कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखो, पद्म विभूषण जो है सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है। नागरिक सम्मानों में दूसरा आता है नंबर भारत रत्न के बाद, लेकिन पद्म पुरस्कारों में सबसे टॉप का होता है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। क्लियर? आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारतीय संविधान के डैश 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 वीं अनुसूची में डैश 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 भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। कौन सा होगा इसमें सही ऑप्शन? करेक्ट आपको चुनना है। वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की वैश्विक सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।